एक ग्रेट पावर और एक सुपर पावर के बीच क्या डिफरेंस होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में हम किन कंट्रीज़ को ग्रेट पावर कहते हैं और किन कंट्रीज़ के लिए हम सुपर पावर के टर्म को यूज़ करते हैं? इस वीडियो के एंड तक आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने में सक्षम होंगे। आप ये बताने में सक्षम होंगे कि ग्रेट पावर और सुपर पावर के बीच क्या डिफरेंस है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक कंट्री की पावर उस कंट्री के कैपेबिलिटी से जुड़ी होती है। पावर इज समथिंग दैट अ स्टेट और अ कंट्री पोजेसेस। ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर उन कैपेबिलिटीज को डिनोट करता है जो कि एक कंट्री के पास मौजूद होती हैं। एक कंट्री की पावर या उस कंट्री की कैपेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कई फैक्टर्स से डिराइव्ड होती है, जैसे उस कंट्री के पॉपुलेशन और टेरिटरी का साइज, उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और अबंडेंस, उस कंट्री का इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ और उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इन कैपेबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। मतलब कुछ कंट्रीज़ के पास ये कैपेबिलिटीज़ अधिक मात्रा में होंगी तो कुछ कंट्रीज़ के पास ये कैपेबिलिटीज़ रिलेटिवली कम मात्रा में अवेलेबल होंगी। तो कंट्रीज के बीच इन कैपेबिलिटीज या पावर के इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम दुनिया के सभी कंट्रीज को एक हायरार्की में अरेंज कर सकते हैं। ये हायरार्की पावर और कैपेबिलिटी की हायरार्की होगी। इस हायरार्की के नीचे की तरफ जो कंट्रीज होंगी उनके पास पावर और कैपेबिलिटी कम होंगी, और जैसे जैसे हम इस हायरार्की के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कंट्रीज की पावर और कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। पावर के इस हायरार्की के टॉप में जो कंट्रीज मौजूद होंगी उसे हम सुपर पावर कहेंगे, और सुपर पावर्स के जस्ट नीचे जो कंट्रीज होंगी वो ग्रेट पावर्स कहलाएंगी। आइए अब एक एक करके इन दोनों तरह के पावर्स के स्पेसिफिक फीचर्स और इनके बीच मौजूद डिफरेंसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रेट पावर्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स के किसी भी दौर में उस वक्त के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स होते हैं, सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज होते हैं, उन्हें ग्रेट पावर्स कहा जाता है। इन कंट्रीज की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है ये इनके खुद के सर्वाइवल और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एनफ तो होती ही है, लेकिन ये कंट्रीज अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के माध्यम से दुनिया के दूसरे कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं, इन कंट्रीज की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी प्री एमिनेंट होती है और इन कंट्रीज के ओवरऑल पावर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुपीरियर मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ इन कंट्रीज के, इन ग्रेट पावर्स के जो इंटरेस्ट्स होते हैं, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी ग्लोबल होते हैं, और अपने इन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को फुलफिल करने के लिए, अपने इन ग्लोबल इंटरेस्ट्स को हासिल करने के लिए इन कंट्रीज के पास इन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और इंटरेस्ट को परस्यू करने का पॉलिटिकल विल भी होता है। इन कंट्रीज का इनके रीजन में, दैट मीन्स इनके नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, इनके नियर अब्रॉड में एक स्ट्रॉन्ग पकड़, एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस तो होता ही है। साथ ही साथ ये कंट्रीज दुनिया के किसी भी कोने में अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की क्षमता रखते हैं। इन कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इन ग्रेट पावर्स की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इनकी फॉरेन पॉलिसी का इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, ग्लोबल पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट गवर्नेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इन ग्रेट पावर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट मीन्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग को, इनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और एजेंडास को बहुत हद तक इन ग्रेट पावर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, सेट किया जाता है। ये जो कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर के इस स्टेटस को क्लेम करती हैं, ग्रेट पावर होने की वजह से इन कंट्रीज के पास इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन कंट्रीज को कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है
जो कि इन ग्रेट पावर्स को परफॉर्म करना पड़ता है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। इन ग्रेट पावर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि ग्रेट पावर होने की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में इन्हें जो राइट्स और प्रिविलेजेस मिले हैं, इन राइट्स और प्रिविलेजेस के बदले ये ग्रेट पावर्स एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। दैट मीन्स इन ग्रेट पावर्स का कहना है कि बिना किसी कॉस्ट को पे किए ये कंट्रीज ग्रेट पावर के स्टेटस को एंजॉय नहीं करती। ग्रेट पावर होने के अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो कि इन कंट्रीज को परफॉर्म करने होते हैं, और क्योंकि ये कंट्रीज उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन ड्यूटीज को परफॉर्म करती हैं, इसलिए ये इस ग्रेट पावर के स्टेटस को एंजॉय करती हैं। कैसे ये कंट्रीज इंटरनेशनल सिस्टम में, ये ग्रेट पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, देखिए। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद जो मेजर पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं, अपने डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए वॉर जैसे वायलेंट मेथड्स को यूज करती हैं। ग्रेट पावर्स के अंतर्गत आने वाली कंट्रीज के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए ये कंट्रीज वैसे फॉरेन पॉलिसीज को अपनाती हैं, खासकर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे ग्रेट पावर्स के लिए वैसे फॉरेन पॉलिसीज को अपनाती हैं जिसके थ्रू ये कंट्रीज अपने बीच मौजूद कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स को कभी भी क्राइसिस लेवल तक पहुंचने नहीं देती। ये कंट्रीज, ये ग्रेट पावर्स आपस में एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखती हैं, और यही बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ये कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करती हैं, लिमिट करती हैं, और ये कोशिश करती हैं कि इनके बीच, इन ग्रेट पावर्स के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहे। ग्रेट पावर, इस टर्म को सबसे पहले अर्ली 19th सेंचुरी में इन 5 यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूज किया गया था: ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशा और रशिया। ये जो कंट्रीज थी ये नेपोलियनिक वॉर के बाद यूरोप में मेजर पावर्स की तरह इमर्ज करती हैं। नेपोलियनिक वॉर्स के बाद कांग्रेस ऑफ वियना में यूरोपियन कंट्रीज के बीच जो पीस सेटलमेंट एग्रीमेंट्स हुए, इन पीस सेटलमेंट एग्रीमेंट्स को एस्टैब्लिश करने में इन 5 यूरोपियन कंट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, और इसलिए इन कंट्रीज के पावर और स्टेटस के रिकॉग्निशन में इन कंट्रीज के लिए ग्रेट पावर के इस टर्म को यूज किया जाने लगा। मौजूदा समय में हम कई कंट्रीज को ग्रेट पावर कह सकते हैं, जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया, जापान और इंडिया। ये सभी कंट्रीज अपने पावर, अपने कैपेबिलिटी और अपने ग्लोबल रीच के बेसिस पर ग्रेट पावर के स्टेटस को डिजर्व करती हैं। नेक्स्ट है सुपर पावर। ग्रेट पावर्स की कैटेगरी में हमेशा से एक से अधिक कंट्रीज आएंगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स के किसी भी फेज में, किसी भी टाइम पीरियड में ऐसी कई कंट्रीज हो सकती हैं जो कि ग्रेट पावर के स्टेटस को डिजर्व करती हों, लेकिन इन सभी ग्रेट पावर्स के बीच कुछ ऐसी कंट्रीज भी होंगी जिनके पास बाकी ग्रेट पावर्स से अधिक पावर, इन्फ्लुएंस और कैपेबिलिटी हो। इन कंट्रीज को ही हम सुपर पावर कहेंगे। तो सुपर पावर एक ग्रेट पावर ही है, लेकिन एक सुपर पावर के पास बाकी ग्रेट पावर्स की तुलना अधिक पावर, कैपेबिलिटी और क्षमता होगी। सुपर पावर इस टर्म को 1944 में एक यूएस फॉरेन पॉलिसी प्रोफेसर विलियम टी फॉक्स के द्वारा यूज किया गया था। सबसे पहले विलियम टी फॉक्स ने ही 1944 में सुपर पावर के इस टर्म को कॉइन किया था। विलियम फॉक्स सुपर पावर को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अ सुपर पावर इज अ स्टेट दैट पोजेस्ड ग्रेट पावर्स प्लस ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर। मतलब एक सुपर पावर के पास वो सभी कैपेबिलिटी होगी जो कि एक ग्रेट पावर के पास होती है। लेकिन फॉक्स कहते हैं कि एक सुपर पावर के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी भी होगी जो कि एक सुपर पावर को बाकी ग्रेट पावर से अलग बनाएगी, और ये कैपेबिलिटी है ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर। अ सुपर पावर इज अ स्टेट दैट पोजेसेस ग्रेट पावर्स प्लस ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर। ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर का मतलब है एक सुपर पावर की वो क्षमता जिसके माध्यम से वो सुपर पावर अपने पावर और अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया के किसी भी कोने में एक्सरसाइज कर सकता है। एक सुपर पावर का इन्फ्लुएंस सिर्फ उसके सराउंडिंग या उसके रीजन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एक सुपर पावर का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में होता है। जब विलियम फॉक्स ने 1944 में
सुपर पावर के टर्म को कॉइन किया था, उस वक्त विलियम फॉक्स के अकॉर्डिंग 3 कंट्रीज थी जो कि सुपर पावर के टाइटल को डिजर्व करती थी, यूएसए, सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन। विलियम फॉक्स कहते हैं कि ये 3 कंट्रीज ही इसलिए सुपर पावर कहलाने के लायक थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पोस्ट वॉर ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, वो मेनली इन्हीं कंट्रीज के द्वारा शेप किया जाना था। विलियम फॉक्स का ये जो प्रेडिक्शन है ये काफ़ी हद तक सही था क्योंकि जहाँ तक ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की बात है, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश करने की बात है, इन सभी जगहों पर इन 3 कंट्रीज का, इन बिग 3 कंट्रीज का रोल प्रोमिनेंट रहा। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ग्रेट ब्रिटेन की इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस घटती गई और ये जो ट्राइपोलर सिस्टम है जिसकी बात विलियम फॉक्स ने की थी, ये ट्राइपोलर सिस्टम एक बाइपोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया जहां प्रीडोमिनेंटली 2 पावरफुल कंट्रीज थी, यूएसए और यूएसएसआर। 1945 में यूएसए के न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद और 1949 में सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद इन दोनों कंट्रीज के पास उतना पावर था जितना पावर आज तक अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी कंट्री के पास नहीं हुआ था। इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए और यूएसए और सोवियत यूनियन के ग्लोबल रीच और कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से स्पेसिफिकली यूएसए और सोवियत यूनियन के लिए सुपर पावर के इस टर्म को यूज किया जाने लगा। आपको यहाँ इस बात को समझना है कि जो फैक्टर यूएसए और सोवियत यूनियन को बाकी पावरफुल कंट्रीज से अलग बनाता था, वो फैक्टर सिर्फ ये नहीं था कि इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। सुपर पावर होने के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फैक्टर है मोबिलिटी ऑफ पावर की क्षमता का होना। और यही कैपेबिलिटी द कैपेबिलिटी टू हैव मोबिलिटी ऑफ पावर, यही कैपेबिलिटी इन दोनों कंट्रीज के पास थी जो कि इन्हें सुपर पावर बनाती थी। कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड का कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जो कि सोवियत यूनियन और यूएसए की राइवलरी से अछूता हो। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब एक्टेड एज एन अरीना फॉर यूएस सोवियत राइवलरी। यूरोप तो कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी का एक मेन जोन था ही, जहां 2 मिलिट्री अलायंसेस नाटो और वॉर्सो पैक्ट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन की राइवलरी यूरोप के बाहर भी मौजूद थी। दोनों कंट्रीज ने अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश की। इसके लिए इन कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर किया। जहां यूएस की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में प्रो वेस्ट, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कैपिटलिज्म गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए, वहीं सोवियत यूनियन अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस को, वहां हो रहे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। सोवियत यूनियन और यूएस के पास ये जो ग्लोबल रीच थी, दुनिया के किसी भी कोने में अपने अपने पावर और इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने की ये जो क्षमता थी, यही क्षमता इन कंट्रीज को सुपर पावर बनाती थी। सोवियत यूनियन